हाँ जी, ये है पार्ट 2, जिसके अंदर अब हम कॉन्टिन्यूसली, वो आपको बताया था ना कि हम ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे थे सल्फर के ऑक्साइड्स की, और फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की, एंड देन आफ्टर अब है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स तो ये हमारा वीडियो 2 है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक अच्छा चैप्टर जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। तो शुरू करें भाई। हाइड्रोकार्बन्स केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, वाइट रे इंस्टीट्यूट, सेक्टर 34 चंडीगढ़ के। ये मिले जुले एफर्ट्स हैं, और आपको इस चैप्टर को पढ़ना है और प्रॉपर तरीके से पढ़कर इसको नोट्स में कन्वर्ट कर देना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि केमिस्ट्री वाले सर और वाइट रे इंस्टीट्यूट आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है ना जी। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, वो तो है ही। ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, अब इन लाइनों को चाहे तो आप काट सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया कि हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर बनते हैं। फाइनल राउंड के अंदर ना इन चीजों को नहीं लिखना होता है, फाइनल राउंड के अंदर तो ये चैप्टर 1.5 पेज में कन्वर्ट हो जाता है इस चीज को लेकर ना। ओनली एंड आर फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, ये सबसे अच्छी लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं कि ये बना किससे है। ये इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स, जो आपके व्हीकल चल रहे हैं ना, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, इसके अंदर जो आप यूज कर रहे हैं फ्यूल, फोसिल फ्यूल, उसके इनकम्प्लीट कंबशन से। बाकी आपने देखा भी होगा आजकल मैक्सिमम दुनिया का जो ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है, ई बाइक, ई स्कूटर, ई कार, इस तरफ जा रहा है ना। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ कार्सिनोजेनिक, सबसे बड़ी बात है, इसको तो डबल अंडरलाइन करना बनता है, और पेपर में इस चीज को लेकर कभी भी कुछ भी हाईलाइट हो सकता है, और ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट आ गया तो आप कहोगे ये तो कहीं लिखा ही नहीं था, आपने कोर्स से पढ़ा नहीं ना। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ कार्सिनोजेनिक, दे कॉजेस कैंसर, हो तो कार्सिनोजेनिक का मतलब हो ही गया। तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल से ये हाइड्रोकार्बन्स बने, ये कार्सिनोजेनिक है। हाइड्रोकार्बन्स के यूज से दे कॉजेस अ कैंसर, दे हार्म प्लांट्स बाय कॉजिंग एजिंग, प्लांट ना जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यूज एंड शेडिंग ऑफ द लीव्स, फ्लावर्स एंड ट्विग्स, तो ये प्लांट्स को और एनिमल्स को दोनों को हार्म करते हैं। चलिए जी, अब कार्बन मोनो और कार्बन डाई की तरफ बढ़ते हैं, तो ध्यान से देखें भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूटेंट, मोस्ट ऑफ द सीरियस, तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करना बनता है। मोस्ट सीरियस, ओके। इट इज अ कलरलेस, ठीक है, ओडरलेस गैस, ये हमने ना पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 14 में भी पढ़ा हुआ है। हाईली पॉइजनस, मैंने बताया था ना कि घरों में कई बार हम लोग कमरे के अंदर सर्दियों में कुछ कोल वगैरह जलाकर रख देते हैं जिससे थोड़ी सी हीट मिलती रहे, तो फिर उसके बाद आपने देखा होगा क्या हाल होता है। टू लिविंग बीइंग, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू ब्लॉक द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, ये करता क्या, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा। इट इज प्रोड्यूस्ड इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, अगेन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, ठीक है जी, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड इज मेनली रिलीज्ड इनटू द एयर बाय ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, सारी मुसीबत की जड़ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ही है। अदर सोर्सेस, बिल्कुल जी, विच प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वॉल्व इन कंप्लीट कंबशन ऑफ कोल, फायरवुड, पेट्रोल एटसेट्रा। द नंबर ऑफ व्हीकल हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, आप देखिए कंपनी इस पे भी रिकॉर्ड दिखाती है कि इतने हमारे व्हीकल्स बिक गए। चलो ठीक है, एक पर्सपेक्टिव ये है कि इनके साथ में एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी जुड़ी हुई है, लेकिन दूसरा सिक्के के दो पहलू होते हैं। और जो सेकंड पर्सपेक्टिव वो है कि हाईली पोल्यूटिंग है, हाईली पोल्यूटिंग है। मेनी व्हीकल्स आर पुअरली मेंटेन्ड, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप आसपास देखें अपने, लोग बाग अपने व्हीकल्स को मेंटेन नहीं करते हैं, तो देखिए एग्जॉस्ट सिस्टम से दुनिया भर का उनके धुआं निकल रहा होता है, स्मोक निकल रहा होता है, ये है मेन वजह ना। अगर आप अपने इंजन को, इससे आपकी पेट्रोल की, डीजल की बचत भी होगी ना, क्योंकि वो स्मोक के फॉर्म में वेस्ट जा रहा है, स्मोक के फॉर्म में वेस्ट जा रहा है ना। एंड सेवरल हैव inadequate pollution control equipment resulting in the release of greater amount of carbon monoxide and other polluting gases. Now, do you know why carbon monoxide is poisonous? It's very simple. It binds to hemoglobin. It binds to hemoglobin from carboxyhemoglobin 300 गुना मोर स्टेबल है देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स।
अगर ऑक्सीजन जुड़ गई हीमोग्लोबिन के साथ, उसके कंपैरिजन में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने पता क्या करना है, ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाना है, फिर तो परमानेंटली बॉन्ड बन गया और आपका हीमोग्लोबिन गया, मतलब खत्म। और खत्म तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म। इन ब्लड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना, रीचेज अबाउट 3 to 4%, लो जी कर लो बात, अगर 3 से 4% भी हो गई, the oxygen carrying capacity of blood is greatly reduced. This oxygen deficiency results into headache. देखिए आप, ऑक्सीजन की कमी होने पर आपको वैसे भी हेडेक होने लगता है, आपकी आई साइट वीक हो जाएगी, नर्वसनेस आएगी, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो जाएंगे। क्लियर? दिस इज द रीजन व्हाई पीपल आर एडवाइज नॉट टू स्मोक। दिस इज द रीजन व्हाई पीपल आर एडवाइज नॉट टू स्मोक। बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, स्मोकिंग के लिए क्यों मना किया जाता है। दिस इज रीजन व्हाई पीपल आर एडवाइज नॉट टू स्मोक, क्योंकि बर्निंग ही तो हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो निकल रही है। इन प्रेग्नेंट वीमेन who have the habit of smoking, the increased CO level in the blood may induce premature birth, spontaneous abortion and deformed babies। तो ऐसे रिस्क जरूर लेने हैं आप लोगों ने। ये ट्रू फॉल्स के अंदर बहुत अच्छा स्टेटमेंट बन जाएगा। क्लियर? चलो जी, अब हम कार्बन के पोल्यूटेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल कर रहे हैं, जब आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो CO2 बाहर निकल रहा है। क्लियर? CO2 is released into the atmosphere by the respiration, ठीक होगी बात। बर्निंग फ्यूल्स की हेल्प से भी आ रहा है फॉर एनर्जी एंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, जो आप ढेरों चैप्टर में पढ़ चुके हो, और इसको तो खासकर आपने एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा था, CaO plus CO2 during the manufacturing of the cement. Okay, it is also emitted during volcano eruptions. Carbon dioxide gas is confined to troposphere only. Now listen carefully. CO2 gas is confined to troposphere only. Normally it forms 0.03%। जब आप छोटी क्लासेस में थे ना, तो आपके टीचर बताया करते थे कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन, और कहीं ना कहीं CO2 लिखते थे वो 0.03% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमोस्फियर। विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल डीजल ही सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ बने हुए हैं। A large amount of CO2 gets released into the atmosphere. Excess of CO2 in the air is removed by green plants and this maintain an appropriate level of CO2 in the atmosphere. Green plants require CO2 for photosynthesis. आप बोटनी जूलॉजी पढ़ते हो तो आपने पढ़ा ही होगा, 10वीं तक तो पढ़ा ही होगा ना, अगर आप बायो से रिलेटेड नहीं है तो। एंड दे इन टर्न इमिट ऑक्सीजन, ठीक है जी, जिससे हमें क्या एक डेलिकेट बैलेंस मिलता है। एज यू नो, डिफॉरेस्ट्रेशन, जंगलों का कटना, और फोसिल फ्यूल का जलना बढ़ता जा रहा है, CO2 लेवल बढ़ता जा रहा है, ये बैलेंस डिस्टर्ब होता जा रहा है, इन द एटमोस्फियर। द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो ग्लोबल वार्मिंग है, उस पर तो आपको पक्का स्टेटमेंट लिखना बनता है, ग्लोबल वार्मिंग, इस पे नोट्स बनाना बनता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह जहां तक आपको समझ में आ रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा एसी यूज कर रहे हैं, उससे निकलने वाला CFC, उसमें यूज होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लियर, फ्रियोन्स बोलते हो जिसको। नाउ अबाउट 75% ऑफ द सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस। ठीक है, सोलर एनर्जी आई, उसका 75% हमारी अर्थ ने एक्सेप्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, विच इंक्रीजेस द टेम्परेचर। बिल्कुल सिंपल बात है, सुबह सुबह सर्दियों में इंतजार भी करते हो, धूप आएगी। द रेस्ट ऑफ हीट रेडिएट्स बैक। जितना हमने लिया, जो बाकी बच गई 25%, वो एटमॉस्फेयर को वापस कर दी जाएगी। सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड बाय द गैसेस। उसमें से कुछ जो हीट है उसको गैसेस ट्रैप करेंगी, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, CFC एटसेट्रा एंड वाटर वेपर्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नाम पहले भी आ चुका है, मीथेन आ गया, ओजोन आ गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गए, वाटर वेपर आ गई इन द एटमोस्फियर। दस दे ऐड टू द हीटिंग ऑफ एटमोस्फियर। अब ये करेंगे क्या, ये एटमोस्फियर को हीट करने का काम करेंगे, और इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वी ऑल नो दैट इन कोल्ड प्लेसेस, हाँ, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लियर, आर ग्रोन इन द ग्लास कवर्ड एरियाज। आपने देखा भी होगा, बाकी आप यूट्यूब पे जाकर चेक करें, ग्रीन हाउस करके, तो वहां आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी। डू यू नो दैट वी ह्यूमन
also live in a greenhouse. हम भी ग्रीन हाउस में रहते हैं. Of course, we are not surrounded by glass but a blanket of air called the atmosphere. हम ग्लास से कवर्ड नहीं है, लेकिन हम एटमोस्फियर, जो गैसेस का एटमोस्फियर है, उससे जरूर कवर्ड है, which has kept the temperature on earth constant for centuries, but it is now undergoing change, though slowly, just as a glass in a greenhouse hold the sun warmth inside. कभी आप कार धूप में खड़ी करके गए हो थोड़ा सा सामान वगैरह खरीदने, और जब आप धूप वापिस आते हैं ना, तो विंडो या आप अपने जो कार की खिड़कियां हैं उसको खुला रखते हो. क्यों खुला रखते हो? आप देखते हो अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है बाहर के कंपैरिजन में. बाहर 10 डिग्री तो अंदर 14 डिग्री मिलता है. उसका कारण है the glass in the greenhouse holds the sun warmth inside. Atmosphere traps the sun heat near the earth surface. जो वहां कांच का काम है, ग्लास का काम है, वही एटमोस्फियर का काम है. And keeps it warm, keeps it warm, keeps it warm, keeps it warm. Now, this is called natural greenhouse effect, but it maintains the temperature and makes the earth perfect for life. Perfect. तो जितना हमारे आसपास में थोड़ी गर्मी रहेगी, हीट मिलती रहेगी, उतना हमें चलने फिरने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी मिलती रहेगी. इन अ ग्रीन हाउस सोलर रेडिएशन पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट ग्लास and heat up the soil and the plants. The warm soil and plants emit infrared radiations. Since glass is opaque to infrared radiation, thermal reason, it partly reflects and partly absorbed these radiations. This mechanism keeps energy of sun trapped in the greenhouse. जो greenhouse में हो रहा है, एनर्जी आई, ठीक है, उसको ट्रैप करके रख लिया गया of the sun trapped in the greenhouse. Similarly, carbon dioxide molecules also trap heat as they are transparent to sunlight but not to the heat radiation. If the amount of, अब इस पूरी बात को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुने और देखें, अगली लाइन में पढ़ता हूं उससे पहले आप देख लें कि हो क्या रहा है. एक नेचुरल ग्रीन हाउस हमें दिख रहा है, एक नेचुरल ग्रीन हाउस हमें दिख रहा है, और जो मैंने यहां अंडरलाइन किया हुआ है, अगर मैं इस पूरे को यहां से रब करूं तो कुछ खास बातें निकलकर आपके सामने आएंगी. क्या? एक नेचुरल हमारे अराउंड क्या बना हुआ है? ग्रीन हाउस बना हुआ है. जैसे कि कोल्ड प्लेसेस में ग्लास का बनाया जाता है, जैसे कि कोल्ड प्लेसेस में ग्लास का बनाया जाता है. अभी चेक करते हैं जिसके आगे. लो जी, कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉसेस द डेलिकेट प्रोपोर्शन ऑफ जीरो. जैसे ही ये डेलिकेट प्रोपोर्शन 0.03% को क्रॉस करेगा, द नेचुरल ग्रीन हाउस बैलेंस में गेट डिस्टर्ब्ड. CO2 इज मेजर कंट्रीब्यूटर. आई समझ में बात? मेजर कंट्रीब्यूटर ग्रीन हाउस इफेक्ट का कौन है? ग्लोबल वार्मिंग का कौन है? CO2. तो इस पर थोड़ा सा काम करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर का क्वेश्चन बन सकता है. नाउ, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी कोई मुसीबत है? अदर ग्रीन हाउस गैसेस आर मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब लाफिंग गैस हो गया, N2O, ठीक है जी, CFC, ओजोन वगैरह, ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह बनते हैं. होता क्या है जी? मीथेन इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली व्हेन वेजिटेशन इज बर्न्ड. जब भी कभी कोई अगर वेजिटेशन जलाया जाता है, तो मीथेन प्रोड्यूस होती है. डाइजेस्टेड और रोटन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. कोई ऐसे घास फूस सड़ जाए, वेजिटेशन सड़ जाए, ऑक्सीजन ना मिले, लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन आर रिलीज इन पैडी फील्ड्स. ये है काम की बात ना. मैक्सिमम मीथेन कहां से रिलीज हो रही है? पैडी फील्ड्स. ओके. एंड कोल माइंस फ्रॉम रोटिंग गार्बेज डंप्स एंड बाय द फॉसिल फ्यूल. ये भी आप देखिए आपके आसपास ना, अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो शहर की बाउंड्री पे ना आपको गार्बेज दिखेंगे. दिल्ली पे जैसे एंटर करते हैं तो आपको देखा होगा बड़े बड़े कचरे के पहाड़ लगे हुए. चंडीगढ़ में भी सेम हाल हो गया है, क्योंकि हम वाइट रे वाले चंडीगढ़ से हैं. फ्रॉम रोटिंग गार्बेज डंप्स एंड बाय फॉसिल फ्यूल. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर मैन मेड इंडस्ट्रियल केमिकल्स यूज्ड इन द एयर कंडीशनिंग एटसेट्रा. ठीक है ना. CFC are also damaging the ozone layer. आगे देखेंगे हम लोग. नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, occurs naturally in the environment. In recent year, their quantity have increased. Okay, have increased significantly due to the use of chemical fertilizers and the burning of fossil fuel. Clear? If
दिस दीज ट्रेंड्स कंटिन्यू, अगर ये ट्रेंड चलते रहे, कचरा बढ़ता रहा, और मीथेन निकलती रही, CO2 हम बढ़ाते रहे, द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर विल इंक्रीज टू अ लेवल विच मे लीड टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। पोलर आइस कैप्स क्या हो जाएंगे? मेल्ट कर जाएंगे। उससे क्या होएगा? फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज ऑल ओवर द अर्थ, ऑल ओवर द अर्थ। इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेज द इंसिडेंट ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज। ये सब किससे होने वाला? लाइक डेंगी, मलेरिया, येलो फीवर, स्लीपिंग सिकनेस एटसेट्रा। नींद ज्यादा आएगी आपको। क्लियर? तो ये ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी ना बॉडी में, ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी, तो ये सब प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो ये कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा था आपसे ग्लोबल वार्मिंग की, जिसमें मीथेन रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, इसके अलावा CFC रिस्पॉन्सिबल है, लाफिंग गैस N2O रिस्पॉन्सिबल है। वो लाफिंग गैस आपका हंसना बंद करवा सकती है, लेकिन एक बात उसने बोला कि नेचुरली अकरिंग है, ये नेचुरली अकरिंग है। ये एसिड डिपोजिशन की बातें मैं आपसे करूंगा, डायग्राम को समझाऊंगा। उससे पहले थिंक इट ओवर, थिंक इट ओवर, थिंक इट ओवर। क्या कह रहे हैं जी भाई साहब? ये वो कह रहे हैं व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस द रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? नाउ if burning of fossil fuel, cutting down the forest and trees add to greenhouse gases in the atmosphere, we must find ways to use these just efficiently and judiciously। अब हमें इसको थोड़ा सा समझदारी से, इफिशियंसी के साथ कंट्रोल करना चाहिए, रास्ते ढूंढने चाहिए इसके। वन ऑफ द सिंपल थिंग विच वी कैन डू टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए एक बड़ा बड़ा सिंपल सा मेथड है आपके पास मिनिमाइज करने के लिए। क्या? यूज ऑफ ऑटोमोबाइल। तभी तो कह रहा हूं आजकल धीरे धीरे ई बाइक्स की तरफ बढ़ चले हैं हम लोग, ई कार की तरफ बढ़ चले हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ बढ़ चुके हैं लोग। और आजकल जो ये गवर्नमेंट्स हैं तो साफ बोल रही हैं कि पेट्रोल डीजल के इंजन के प्रोडक्शन पे ही रोक लगा देंगे। तो ठीक है ना, तो ई बाइक्स बनेंगी। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वन कैन यूज बाइसाइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और गो फॉर द कारपूल। हाँ, ये हो सकता है गली में से 4 लोग एक ही सेक्टर में जा रहे हैं, एक ही जगह जा रहे हैं, तो कारपूल कर लें। चंडीगढ़ में मैं देख रहा हूं आजकल इलेक्ट्रॉनिक बसें चल पड़ी हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स और साइकिल्स हर सेक्टर में हर 2-3 किलोमीटर पे खड़ी रहती हैं। क्लियर? वो डिपेंड करता है हम उसको कितना कंफर्टेबली विदाउट विदाउट मेकिंग द प्रेस्टीज इश्यू यूज कर रहे हैं। मैं तो मैक्सिमम पैदल चलने को ही प्रमोट करता हूं। क्लियर? चाहे 4 किलोमीटर में पैदल निकल लेता हूं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू इंक्रीज द ग्रीन कवर। अभी थोड़ा सा हमें छोड़ना चाहिए इन चीजों को कि प्रेस्टीज इश्यू क्या है। ओके, तो अवॉइड बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स वुड, ये एक सबसे खतरनाक बात है। इट इज इलीगल टू स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस। देखिए आप लोग स्मोकिंग करते रहते हैं, और आप कह के देख लें एक बार, आप कह के देख लें एक बार कि आप स्मोक क्यों कर रहे हैं, वो आपसे लड़ने को आएंगे। जबकि गवर्नमेंट ने इस पर रूल बनाया हुआ है कि कोई अगर पब्लिकली स्मोक कर रहा है तो आप उसको क्या करें? रोकें या फिर उसकी कंप्लेंट कर दें। बिकॉज इट इज हार्मफुल नॉट ओनली फॉर दोज जो स्मोक कर रहा है उसी के लिए नहीं, उस मान लो सिगरेट पी रहा है, उसके तो फिल्टर लगे हुए ना, उसको नुकसान कम है, जबकि सराउंडेड में अगर आप खड़े हो तो स्मोक आपके अंदर जाकर आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसको थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ इसके लिए भी कैंपेन चलने चाहिए। नाउ स्मोकिंग but also for others and therefore we should avoid it. Many people do not understand the greenhouse effect and the global warming. We can help them by sharing the information that we have. जो information हमारे पास है वो शेयर करके हमें उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझाना चाहिए। बस इसमें खास बात आपको समझनी है कि हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग के गैसेस के नाम क्या है। CO2 इसका मेजर कंपोनेंट है, देन मीथेन है, CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटसेट्रा। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे एसिड रेन, और एसिड रेन को लेकर काफी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और फिर हम बात करेंगे ये जो एसिड डिपोजिशन पर एक डायग्राम है NCERT के पेज नंबर 4 पर, यानी 409 पर। ठीक है जी, तो थैंक यू फॉर वॉच इट। अभी मेरे इंस्टीट्यूट का टाइम हो गया तो मैं थोड़ा सा वीडियो स्टॉप कर रहा हूं, ये सेकंड वीडियो आपके लिए। थैंक्स, शेयर कर ले।